नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देश में चल रहे दूसरे चरण के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है और कहा कि जनता ने मोदी जी को पीएम बनाने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान किया है। दूसरे चरण में भी अधिक वोटिंग होगी और साथ ही सीएम धामी ने यह भी दावा किया है कि हर चरण पर वोट प्रतिशत बढ़ता जाएगा। 4 जून को परिणाम आने पर ऐतिहासिक जीत भी होगी। देखिए, पहले चरण में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया है और इस चरण में और ज्यादा वोट करेंगे। हर चरण में जो है लोगों का जो मोदी जी को सपोर्ट का परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा। और में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने के बाद निर्वाचन आयोग ने वोट परसेंटेज जारी कर दिया, जिसमें कम मत प्रतिशत की बात सामने आई है और उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण माहरा ने सत्ता और प्रशासन से लोगों में निराशा थी, यह उन्होंने कहा है। और इसी के साथ ही प्रदेश में भर्ती घोटाला, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, अंकिता भंडारी हत्याकांड और केदारनाथ में सोने की चोरी पर जांच न होना जैसे तमाम मुद्दों के चलते लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठना इसकी एक अहम वजह भी बताई है। सत्ता और प्रशासन से लोगों में निराशा थी। जिस तरीके से SSSC भर्ती घोटाला हुआ, पटवारी पेपर लीक हुआ, अंकिता का VIP का मामला है, महिला अपराध में हम 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पे थे, केदारनाथ में सोने की चोरी होती, कोई जांच नहीं होती, लोगों का भरोसा टूट गया सिस्टम से और लोग नहीं देना चाहते। कई महिलाओं से मेरी बात हुई जब मैं चुनाव के दौरान जाए, वो कह रहे थे भाई वोट दे के क्या करना है, फैसला तो मशीन ने करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला समय पर आ जाता और वीपैट और मशीन दोनों की गिनती करना कंपलसरी होता तो मेरे ख्याल से वोट परसेंटेज और बढ़ता। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रथम चरण में ही संपन्न हो गया था। वहीं कांग्रेस की ओर से बनाए गए मैनिफेस्टो पर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के शपथ पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है और मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस देश की मेहनत की कमाई को वर्ग विशेष को सौंप देना चाहती है। कांग्रेस की सोच हमेशा से विभाजनकारी और तुष्टीकरण की रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपने मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी पर गलत बयानबाजी करने के आरोप लगा दिए और आगे क्या कुछ उन्होंने वो भी देख लेते हैं। बार बताएं, हम तो कहते हैं कि जो सीएम जमीनों के कब्जे को लैंड जिहाद कहता हो, 6x4 की मजार को हटाने की बात करता हो, लेकिन देहरादून ही में बीजेपी के पार्षद के द्वारा उठाए गए जमीन के मामले को जो सूचना के अधिकार पर साबित हो गया उसको आज तक खाली ना करा पाया हो, देहरादून के थाने के निकट की जमीन को किसी को कब्जा दिलाने की कार्रवाई स्पष्ट हो जाने के बाद भी उसको खाली ना करा पाया हो, जिसका अपना कार्यालय विवादित भूमि में भूमि खरीदी गई हो, वो व्यक्ति इस तरीके की बातें करता है, लैंड जिहाद, लव जिहाद, वो बताए वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करता है। हमारे घोषणा पत्र में जो इस तरीके की आपत्तिजनक चीजें उनको बिंदुवार बताएं, हम उसका स्पष्टीकरण देंगे। और वे देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है, जिसमें कांग्रेस महानगर पालिका के लोग भी शामिल हुए और बैठक में उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव पर पोलिंग बूथों पर हुई गड़बड़ी पर विस्तार से चर्चा हुई है, जिसके बाद प्रदेश में आने वाले निकाय चुनाव और उसकी तैयारी को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई है। लोकसभा के चुनाव उत्तराखंड के अंदर समाप्त हो चुके हैं, नगर निकाय के चुनाव राज्य में होने हैं, तो उसको लेकर तैयारी बैठक माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के नेतृत्व में आज पार्टी मुख्यालय में रखी गई थी, जिसमें हमारे पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण और हमारे पार्टी के सीनियर लीडर जो हैं उन्होंने भाग लिया और मजबूती से चुनाव लड़ने का सभी ने संकल्प लिया कि जो भारतीय जनता पार्टी के जुमले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, अब देहरादून की अगर हम बात करें, स्मार्ट सिटी बनाने की इन्होंने बात करी थी, तो देहरादून में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, सड़कों की हालत बहुत बुरी है, जो नाली है वो पूरी चौक है, हर जगह सफाई व्यवस्था कहीं दिख नहीं रही। तो स्मार्ट सिटी कैसे बनाएंगे? आपने सिर्फ जुमले छोड़े। अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में आपने कहा कि 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दुगनी होगी, ये वहाँ सेंट्रल में आपने वादे किए। लेकिन अब चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे निश्चित तौर पर, और ये जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं इसके लिए हमारे वार्ड स्तर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी को निर्देशित किया कि सभी चुनाव के लिए तैयार रहें और वार्ड की जो प्रमुख समस्याएं हैं और देहरादून जनपद की जो प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे किसी का नाम वोटर लिस्ट से छूट गया हो तो उसको जुड़वाने का काम भी वो करेंगे।
और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सभी पार्टियों के शीर्ष नेता कार्यकर्ताओं का आभार भी जता रहे हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस के रुड़की जिला अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने भी चुनाव में कड़ी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का आभार जताया। और इसी के साथ ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हो रही सियासत पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर तमाम जो बयानबाजी इस पर हो रही है उसको निराधार बता दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो का अध्ययन करे। कांग्रेस बांटने में विश्वास नहीं रखती है बल्कि सबको साथ लेकर चलती है। लोगों ने कांग्रेस के 2024 के चुनाव में प्रत्याशी के लिए काम किया, समर्पित भाव से जिन्होंने मतदान किया, कार्यकर्ताओं को जागरूक किया, मतदाताओं को जागरूक किया, कांग्रेस के पक्ष में जिन्होंने अपना समय तन मन धन से दिया, उनका साधुवाद करने के लिए। और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक जी द्वारा लगाए गए अनर्गल आरोपों को झूठा करार करने के लिए, उन्हें आधारहीन जो उन्होंने बातें कही हैं कांग्रेस के खिलाफ, इस संबंध में प्रेस आयोजित की गई। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने भी कमर कस ली है। चुनावी दौर से लौटते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में पुलिस और शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बाकायदा एक मीटिंग की है। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को चारधाम सहित यात्रा मार्गों पर बिजली, पेयजल और सड़कों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के ये निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने यात्रा ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए भी कहा है। तो जो अब तक पंजीकरण हुआ है वो हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। देखिए, केदारनाथ चारधाम जो है उसमें यात्रा की शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है उसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्योंकि दूर दूर से यहां पर भक्त पहुंचते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर बाकायदा मीटिंग भी लगातार जारी है। जरूरी व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर सभी विभागों के प्रमुख अधिकारीगण भी थे, जिलों के अधिकारी भी थे और माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी और आदरणीय सतपाल महाराज जी और हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष भी थे। और सभी व्यवस्थाओं पर सूक्ष्म तरीके से उसका हम लोगों ने आकलन किया है, उसका विश्लेषण किया है और जो भी तैयारियां जरूरी हैं वो सब तैयारियां की हैं। जो फीडबैक आए हैं उसमें जो जहां पर सुधार की आवश्यकता है, सड़क ठीक होनी है, उस पर भी बात करी है। परिवहन की व्यवस्था अच्छी होनी है, पार्किंग, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, आवास से संबंधित सभी व्यवस्थाओं पर, पुलिस की यातायात व्यवस्था, उसमें क्या योगदान होगा, नकली वस्तुएं आती हैं, किस प्रकार से हेली दर्शन और उससे आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो और सबकी यात्रा अच्छी हो। हमारा यही उद्देश्य है कि यात्रा में हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो ये यात्रा उत्तराखंड में हो रही है लेकिन पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो अच्छी यात्रा हो और अच्छे इंतजाम हो, वो सब प्रयास हमारे जारी रहेंगे और उस उन्हीं के संबंध में आज बैठक हुई है। और वही चारधाम यात्रा को चाक चौबंद करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में ये 3 जिले हैं जहां पर ये चारधाम यात्रा को लेकर वहां के जिलाधिकारियों को यात्रियों की सुविधा पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी केदारनाथ धाम पहुंची हैं और यहां पर पहुंचकर उन्होंने धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। साथ ही मास्टर प्लान के फेज 2 के तहत 21 प्रोजेक्ट को प्रगति की समीक्षा यहां पर की है। आपको बता दें कि पंजीकरण का जो आंकड़ा है 15 लाख के भी ये पार पहुंच चुका है, जिससे ये साफ नजर आता है कि इस साल की जो यात्रा है पिछले सालों की तुलना में रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। वहीं एसएसपी देहरादून ने श्रद्धालुओं को फर्जी कंपनियों से सावधान रहने की सलाह भी दी है। उन्होंने चारधाम यात्रा के पैकेज बुक करवाते हुए साइबर ठगों की ओर से ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने से बचने की सलाह भी दी है।
तो चार धाम के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऑल ओवर ये 15 लाख से भी ऊपर ये आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और अब तक के जो भी रिकॉर्ड रहे हैं चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के, वो रिकॉर्ड भी तोड़ने की उम्मीद ये जताई जा रही है कि रिकॉर्ड भी टूटेगा, क्योंकि बहुत तादाद में जो रजिस्ट्रेशन श्रद्धालु करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती भी है जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। जो केदारपुरी में रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसमें यहाँ पे पूरी टीम लगी हुई है, सभी विभाग के अधिकारी हैं, डीएम भी हैं यहाँ पे, सचिव पर्यटन हैं, जो ओएसडी हैं खुलबे जी, हम सब लोगों ने यहाँ पे निरीक्षण किया और सभी काम शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। और यही निर्देश दिए गए हैं कि 10 मई को जब कपाट खुलेंगे उसके पहले जितने भी काम पूरे होने हैं उनको समय से पूरा कर लें और श्रद्धालु जो आए उनको कहीं कोई कठिनाई ना हो। उसके लिए नए इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे लिए जा रहे हैं। उनको कियोस्क बना के भोजन की सुविधा रहेगी, मंदाकिनी पथ से जाएंगे वो दर्शन करने के लिए, वो एक नई व्यवस्था रहेगी। बहुत सारे नए टॉयलेट्स भी बनाए जा रहे हैं जिससे श्रद्धालुओं को कहीं भी कोई कठिनाई ना हो। देखिए, आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इस बार की जो केदारनाथ की जो यात्रा है उसमें जो हमारा यात्री जो पिलग्रिम्स होते थे, हमारे यात्री रहते थे, उनका जो क्यू लगता था वो हमारा सेंट्रल स्ट्रीट पे लग रहा था। लेकिन अभी सेंट्रल स्ट्रीट पे काम चल रहा है मास्टर प्लान के अंतर्गत, तो इस बार की जो यात्रा होगी और जो हमारी मंदाकिनी साइड से हमारा जो क्यू लगेगा, तो इस चेंज के कारण वहाँ पे मंदाकिनी आस्था पथ जो है उसमें यात्रियों की सुविधा के लिए कौन कौन से काम आवश्यक है इसका भी एक एस्टिमेशन हमारा था। तो इसमें कल जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग भी साथ में थे, तो उसमें उनको भी उस मंदाकिनी आस्था पथ पे जो जो आवश्यक काम है वो कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, चार धाम यात्रा देश यहाँ की बहुत बड़ी यात्रा है और इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं, खासकर इसमें हेलीकॉप्टर से भी बुकिंग कराते हैं। और प्राय देखा गया है कि लोग जब बुकिंग अधिकृत साइट से ना करके, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ना करके अन्यत्र गूगल के माध्यम से या किसी अन्य वेबसाइट पर सर्च करते हैं और कहीं ना कहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार रहते हैं। पूर्व में भी ऐसे प्रकरण विभिन्न जगहों से संज्ञान में आए हैं। तो सब मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अधिकृत जो वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, उस पर ही अपना कोई भी बुकिंग करानी हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, उसी से कराए। किसी भी अननोन नंबर पर या किसी एजेंट के माध्यम से कोई कॉल आने पर उसको कोई बुकिंग ना करे और कोई भी बुकिंग आदि करने से पहले उस अधिकृत वेबसाइट या फोन नंबर या समस्त जानकारी उसकी कर ले। जरा सा भी शक होने के आधार पर नियरेस्ट अपने पुलिस स्टेशन पर इसकी सूचना जरूर दें। और नशीली दवाओं की तस्करी में विदेश में पकड़े गए हल्द्वानी के युवक के घर आज सुबह से ही ईडी की टीम जांच के लिए पहुंची है। हल्द्वानी के रहने वाले, विदेश में रहने वाले बनमीत को इंग्लैंड में स्थानीय जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। हालांकि अमेरिका में वांछित होने के कारण उसे वहां की पुलिस को सौंप भी दिया गया है। हल्द्वानी में आज ईडी ने दस्तक दी है। जी हाँ, ईडी जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ एक नाम है, उसने आज हल्द्वानी में दस्तक दी है। और कारण है हल्द्वानी में एक मशहूर ड्रग तस्कर के घर पे छापेमारी का। जी हाँ, मनप्रीत नाम का ये युवक जो है वो अमेरिका में जाके व्यवसाय करता था और व्यवसाय करते करते उसने ड्रग तस्करी का काम शुरू कर दिया और इसी के चलते वो अमेरिका की जेल में आज कैद है। उसके हल्द्वानी से जो तार हैं, जो इंडिया से जो तार जुड़े हुए हैं, ये घर है उसी ड्रग तस्कर मनप्रीत का, जहां अभी ईडी की छापेमारी चल रही है। और कारण बताया जा रहा है कि ईडी किसी भी तरीके से ये ट्रेल निकालने में जुटी हुई है कि इसका मनप्रीत का जो है वो अमेरिका और हल्द्वानी का कनेक्शन कुछ क्या है और किस तरीके से मनप्रीत जो है वो इंडिया में अपना काम करता था। लेकिन बावजूद इसके अभी सुबह लगभग 6 बजे 7 बजे जो बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे के आसपास ईडी की टीम यहां पहुंची थी और तब से लगातार परिजनों से पूछताछ की जा रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो घर है वो उसी आरोपी मनप्रीत का घर है और यहीं अंदर जो है वो पूछताछ की जा रही है ईडी द्वारा। आप देख सकते हैं सामने पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में कड़ी सुरक्षाकर्मी, यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद हैं। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। इन सब के बीच में ईडी परिजनों से पूछताछ कर रही है और कितनी लंबी ये पूछताछ चलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल क्या कुछ कनेक्शन मनप्रीत का हल्द्वानी से और इंडिया से निकलता है, ये आने वाले भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। और अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन किया। चंपावत में प्रांगण लाइब्रेरी और लर्निंग सेंटर में मुंबई से आई हर्षी 16 बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की रचनात्मक गतिविधियां की हैं। रंग कारवा सस्ता में बच्चों का निःशुल्क रूप से किया जाता है विकास। काशीपुर में आरएफसी के एसएमआई को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। विजिलेंस की टीम ने घंटों पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया। आरोपी राइस मिलर से 19.50 रुपए प्रति क्विंटल रिश्वत की मांग कर रहा था। देहरादून में विभाग को जल्द मिलेगा नया मुखिया। 30 अप्रैल को खत्म हो रहा है पीसीसीएफ अनूप मलिक का कार्यकाल। मुखिया की ताजपोशी को लेकर चर्चाएं इस वक्त तेज है। रुड़की में दुल्हे ने मांगी जमीन तो हुई जमकर धुनाई। दुल्हन पक्ष के लोगों ने शादी का खर्च लेकर बारात को लौटा दिया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। लालकुआं में पुलिस ने चोरों का खुलासा कर दिया है। चोरी के माल के साथ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से कार भी बरामद कर ली है। हरिद्वार में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। दिन दहाड़े युवक ने कंपनी के बाहर खड़ी बाइक पर हाथ साफ किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रुड़की में 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आरंभ। आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण के अध्यापकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। 10 मई से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा। 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने करवाया पंजीकरण। 4 धाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। उत्तराखंड में आज बारिश की जताई गई है संभावना। आज और कल हो सकती है बारिश। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।